नमस्कार दोस्तों। सावित्रीबाई फुले आज हमारे साथ हैं। एक बार सांसद रही हैं, एक बार विधायक रही हैं और एक तरीके से दलित मुद्दों को लेकर के ही नहीं कहा जा सकता है, पिछड़ों के मुद्दों को लेकर के, हाशिए के समाज के मुद्दों को लेकर के प्रमुखता से अपनी बात रखती हैं। उन्नाव में जो घटना हुई है उसको लेकर के भी आपने कल दौरा किया है, लेकिन उन्नाव के दौरे पर नहीं बल्कि आज हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों की एक डिमांड थी कि सावित्रीबाई फुले से कुछ सवाल किए जाएं। भले आज वह कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, किसी अन्य पार्टी में नहीं है, शायद कोई पार्टी बना ली है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लोग जानना चाहते हैं, उन सवालों पर ही हम बातचीत करेंगे। सावित्रीबाई फुले जी नमस्कार। सादर जय भीम। सावित्रीबाई फुले जी, जो सवाल लोगों ने पूछे हैं वही सवाल हम आपसे करेंगे, हमारे पास और कुछ सवाल नहीं है। पहला सवाल तो यह है कि क्या आप अंबेडकर को मानती हैं? अंबेडकर की विचारधारा, हिंदू और सनातन मठ, मंदिर, इन सब में क्या कोई मेल है? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हूँ। उनकी विचारधारा पर चलने का मैंने काम किया है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान के तहत ही सुरक्षित सीट से मैं बहराइच लोकसभा क्षेत्र से मैं सांसद भी रही हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी, जो उनका मिशन अधूरा था, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं निकली हूँ। लेकिन आप एक चीज़ ये बताएं कि ये भी एक सवाल था कि सावित्रीबाई फुले जो नाम है वह नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और पूरे देश में जाना जाता है कि उन्होंने किस तरीके से अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और आपने उस नाम को धारण भी किया है। तो क्या दलित राजनीति में और ये भगवा वस्त्र जो आप धारण करती हैं, इसमें कोई मेल है कहीं पर? ये भगवा तथागत गौतम बुद्ध जी का है। ये मेरे शरीर पर जो चीवर है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का चीवर है। तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर मैं चलने का काम कर रही हूँ। और मैं बचपन से बौद्धिस्ट हूँ। मैं अपने बहराइच में बौद्ध विहार भी बनवाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पार्क भी है, अंबेडकर सभागार भी है। मैं वहीं पर रह करके तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को चलाने का मैं काम कर रही हूँ। और लोगों ने यह भी कहा है कि आमतौर पर यह धारणा है कि जो मठ हैं, महंत हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं और धार्मिक विश्वास है और गरीबों को लेकर के, दलितों को लेकर के जिसकी आप लड़ाई भी लड़ती रही हैं, उनके कल्याण में सबसे ज़्यादा अवरोधक जो हैं वो मठ और महंत ही हैं। तो क्या आप मानती हैं कि ये बातें सत्य हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मठ मंदिरों पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि संविधान में, जो भारत के संविधान में जो उन्होंने व्यवस्था दी थी, वो तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर उन्होंने व्यवस्था दी थी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध जी की जो विचारधारा है वो पूरे भारत ही नहीं, दुनिया के लोग उनको मानते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो विचारधारा को लेकर के चलने का काम किया था, तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को लेकर चलने का काम किया था। न वो सनातनी धर्म को मानते थे। धर्म तो एक साधन है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि धर्म को छोड़ा भी जा सकता और अपनाया भी जा सकता। ये धर्म पर उन्होंने ज़्यादा विश्वास ना करके, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा लेकर के चले थे। तथागत गौतम बुद्ध जी धर्म लेकर के नहीं आए, बल्कि वो विचारधारा को लेकर के आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा से ही जुड़े और उनके विचारधारा को लेकर संविधान में तमाम ऐसे कानून उन्होंने बना दिया जो आज भारत ही नहीं, दुनिया के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रशंसा करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। अमेरिका जैसे देश कहता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर हमारे अमेरिका में होते तो सूर्य की तरह हम लोग उनको देखते। लेकिन ये भारत में जो आरएसएस की विचारधारा है, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नहीं मानते और संविधान पर भी विश्वास न करके वो मनुस्मृति को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक तरफा एक संप्रदाय के लिए अयोध्या में जाकर के राम मंदिर के लिए शिलान्यास करते हैं, ये पूरा भारत उनको देख रहा था। भारत ही नहीं, दुनिया के लोग उनको देख रहा था कि भारत
के प्रधानमंत्री का कार्य एक संप्रदाय के लिए नहीं, ये भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों की सुरक्षा है, सभी धर्मों का सम्मान है। उनको जो भी कार्य करना चाहिए भारत के संविधान के तहत चलना चाहिए, लेकिन वो संविधान के तहत न चल करके बल्कि वो मनुस्मृति के तहत चलना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री संविधान को ना मान करके, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को ना मान करके और राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन भारत के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। भारत के लोग संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं और राम राज्य नहीं चाहते हैं। हम राम राज्य नहीं चाहते हैं, बल्कि हम भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल और है, बड़ा अहम है कि आप लगभग 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और सरकार का हिस्सा भी रही हैं। आपने दलितों के अधिकारों के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ अभी तक आपने किया है? देखिए, मैं 2014 में जब सांसद बनी, 1 साल तो मुझे लगा लोकसभा में समझने में, और जब मैं समझ सकी तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों के लिए लोकसभा मैंने आवाज़ उठाया। संविधान में जो व्यवस्था है दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक जो कानून उनके लिए है वो आज तक लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर के मैंने 16 में, 17 में, 18 में लगातार लोकसभा में मैंने बोलने का काम किया है कि अगर भारत के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को बराबरी में लाना है, जहाँ मोदी कहते थे सबका साथ सबका विकास, मैं कहती थी कि अगर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो संविधान में दिए गए दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए जो कानून है उसको संपूर्ण रूप से लागू करा दीजिए। लेकिन वो कानून लागू नहीं किया गया, बल्कि संविधान में जो दिए गए कानून दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लिए है उसको बहुत बारीकी से आरएसएस, बीजेपी की सरकार, मोदी उसको खत्म करते जा रहे हैं। ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, मैं तो आवाज़ भी उठाया है। जब मुझे लगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो मैंने लोकसभा में भी आवाज़ को उठाया है। मैंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करिए, वरना कुर्सी खाली करिए। मैंने यहाँ तक भी मैंने बोला है। मेरी बातों को जब अनसुनी किया है तो सदन से लेकर मैंने सड़क पर भी उठाने का काम किया है। मैंने निरंतर आवाज़ को उठाया है और मैं जानती हूँ बीजेपी की नीति और नीयत को, मोदी की नीति व नीयत को मैं जानती हूँ कि वो संविधान के तहत न चलकर बल्कि मनुस्मृति के तहत चलना चाहते हैं, जिसके तहत आज पूरे भारत में जो सभी जात, धर्म, संप्रदाय के लोग आज पीड़ित हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना विकास कर रहे हैं और पूरे भारत के लोगों का विनाश करने में लगे हैं। जो आज पूरा भारत के लोग चिंतित हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, कमजोर हो, लाचार हो, बेसहारा हो, सभी जात, धर्म, संप्रदाय में सारे लोग आज मोदी पर से विश्वास लोगों का खत्म हो गया है कि ये जो कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं झोली लेकर चल पड़ूंगा, मैं भारत का चौकीदार हूँ। लेकिन इनके आने से, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पूरे भारत में लोगों का विश्वास टूट चुका है और पूरी तरीके से लोग चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट भी प्रेस करके कहता है कि हमारा भारत का लोकतंत्र मोदी जी के नेतृत्व में खतरे में है। इन पर कोई, मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं करता, आरएसएस, बीजेपी पर कोई भरोसा लोग नहीं करते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी, आपको विधायक और सांसद बनाने का काम तो उसी भाजपा ने, उसी ने किया जिस पार्टी पर आप सवाल उठा रही हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था दिए थे और बीजेपी ने हमें सामान्य सीट पर टिकट नहीं दिया था, बल्कि सुरक्षित सीट पर टिकट दिया था। और यदि सुरक्षित सीट पर मुझे टिकट दिया था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी ये सोच था कि जब सीटें आरक्षित होंगी तो हर दल के लोग दलित समाज के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर होंगे और जब दलित समाज के लोग किसी भी दल से जीत करके सदन में पहुंचेंगे तो अपने भारत के संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने के लिए बात करेंगे। जब मैंने संविधान में कानून को लागू कराने की बात किया तो बीजेपी, आरएसएस के लोग मुझे हीन भावना से देखना शुरू किया और जब मुझे हीन भावना से देखा तो बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने लात मार दिया और भारत के संविधान, आरक्षण को बचाने के लिए मैं सड़कों पर निकल पड़ी। सावित्रीबाई फुले जी, एक और सवाल है कि जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तो तमाम कमेटियों में आप मेंबर रही हैं। स्टैंडिंग कमेटी आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में रही हैं और भी कई कमेटियां हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट में रही हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में रही हैं। तो क्या इन कमेटियों का स्वरूप होता है? क्या वहाँ पर हाशिए के समाज की आवाज़ सुनी जाती है, मेंबर की आवाज़ सुनी जाती है?
देखिए, कमेटियाँ तो बनाई जाती हैं, कमेटियाँ तो बनती रही हैं, तो संविधान में व्यवस्था है, इनकी मजबूरी है कमेटी बनाना। लेकिन जो कमेटी में जो लोग बन करके वहाँ बैठते हैं, बैठक करते हैं, और जो वहाँ पर विषय आता है, जो बिल आती है, उस पर लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो सर्वे सर्वा अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष ही उस बैठक पर जो चाहता है वो निर्णय लेता है। और उस बैठक में जो लोग जाते हैं वो पहले से ही उनको आरएसएस व बीजेपी के कार्यालय में उनको बता दिया जाता है कि तुमको वहाँ पर जाने पर कुछ बोलना नहीं है, जो अध्यक्ष जी चाहेंगे वही आपको बोलना है। जिसके नाते जो कमेटी में जो विषय पर तय होना चाहिए वो नहीं कर पाते। मैं तो कई समितियों में रही हूँ, मैंने जब देखा कि अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की जो छात्रवृत्ति आती है, कई कई करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, स्टेट से वापस आ जा रहा है और वो पैसा पुनः भेजा भी नहीं जा रहा है। मैंने कई विषयों पर चर्चा किया। मैं एक ही साल एक कमेटी में रह पाती थी, दूसरे साल हमको हटा दिया जाता था, इसलिए कि कमेटी में मैं निरंतर आवाज़ उठाती थी कि आखिर में ये जो पैसा भारत के दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लिए जो दिया गया है, ये पैसा उस स्टेट में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, या जो संविधान में कानून के तहत जो व्यवस्था देनी चाहिए दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों को, आखिर में क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे एक कमेटी एक साल के बाद दूसरे साल ही हटा दिया जाता था, और जब उन्हें कोई बैठक करनी होती थी, साइन तो करा लेते थे, लेकिन निर्णय वहाँ का अध्यक्ष और सरकार अपने मुताबिक करती थी, जिसके कारण आज बहुजन समाज की दशा और दिशा है जो आप लोग देख रहे हैं। संविधान में बहुत सारे कानून हैं, जब बिल आती है तो 1 से 100 तक वो बोलते हैं कि 1 से 100 तक बिल पर चर्चा हो रही है, जिसको हाँ कहना है वो हाँ कहें, जिनको ना कहना है वो ना कहें। लोग बहुत ऐसे सांसद हैं जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, बिल को जान ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें किस पर चर्चा करना चाहिए। सुबह 7 बजे बिल आती है और 11 और तुरंत उस पर बिल पर हाथ उठवा करके उसका समर्थन बिल पास करा लिया जाता है, और जब बिल पास होनी होती है तो जितने पक्ष के जो सांसद हैं उनको बुला करके बाकायदा उनकी मीटिंग होती है, और मीटिंग में कहा जाता है कि जो निर्णय हम लोग करेंगे, इशारा करेंगे, हाथ सबको उठाना है। इस तरीके से लोकसभा में धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं तो सदन की सांसद रही हूं। मोदी, आरएसएस, बीजेपी की सरकार में हमारा संविधान में दिया गया कानून बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और ना ही हमारा बहुजन समाज आज की तारीख में जो दशा दिखने को मिल रहा है ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। संविधान हमारा पूरी तरीके से खतरे में है। ये मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैं बार बार निवेदन करके बता रही हूं कि आप सभी लोग अगर समय रहते जागा नहीं, चेता नहीं, तो हमारा 2024 के बाद संविधान को ये खत्म करके ये मनुस्मृति के तहत कानून को लागू करना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हमारा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब बनाया था तो उस संविधान की प्रतियां पूरे देश भर में बांटा गया था। उस प्रतियां को पढ़ करके लोगों की सहमति हुई थी, उसमें बीजेपी के, आरएसएस के लोग भी उसका समर्थन किए थे, तब जाकर के वो संविधान लागू हुआ था। लेकिन आज वही आरएसएस के लोग, आज वही बीजेपी के लोग, आज जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को देखना नहीं चाहते हैं, जो बाबा साहब ने संविधान में दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लिए व्यवस्था दी है, कानून दिया है, उसको जो लोग नहीं देखना चाहते हैं, जब से संविधान लागू हुआ तब से संविधान में दिए गए कानून आज तक संपूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो हमारा भारत का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज बराबरी पर आ जाता। और अगर बराबरी पर नहीं पहुंचा है तो उसका कारण है कि सरकार तमाम आई और चली गई, लेकिन संविधान के मुताबिक नहीं चली। अगर संविधान के तहत चली होती तो कानून लागू हो गया होता तो हमारा समाज आज बराबरी में पहुंच जाता। आखिरी सवाल है सावित्रीबाई फुले जी, आप उन्नाव से लौटी हैं। उन्नाव में जो घटना घटी है उसने पूरे देश को हिला दिया है। आपका वहाँ पर जो कुछ फीडबैक मिला उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कल मैं उन्नाव गई थी। जब से देश में और प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है तब से पूरे देश और प्रदेश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के साथ लगातार जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलता है। उन्नाव में जो घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को जब मैंने सुना तो मैं जब उन परिवार के बीच में गई और जब मैं वहाँ पहुँची, परिवार के पहुँचने से 3 किलोमीटर पहले ही हमको पुलिस फोर्स के लोगों ने वहाँ रोक लिया। घंटों वहाँ इंतज़ार करना पड़ा।
एसडीएम ने 5 लोगों की टीम बना करके पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में एक डेलीगेट के साथ 5 लोगों के डेलीगेट के साथ मुझे व्यवस्था वहाँ पर भेजा। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो परिवार के लोगों से जब मैं मिली, परिवार के पीड़ित के पिता ने बताया कि मेरी बेटी खेत में घास काटने के लिए गई थी, देर शाम होने तक जब वापस नहीं लौटी तो हम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए खेतों में गए, वहाँ नहीं मिल रही थी। उसके कहरने की आवाज़ जब मैंने सुनी तो वहाँ पर पहुँची। जब मैं पहुँचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि तीनों लड़की तर ऊपर पड़ी हुई थी और तीनों का हाथ बंधा हुआ था, उन्हीं के दुपट्टे से गला बंधा हुआ था और तीनों एक ही साथ एक तर ऊपर पड़ी हुई थी। इसको जब मैंने वहाँ की स्थिति को देखा, चिल्लाया, लोग वहाँ इकट्ठा हुए और तुरंत उनको लेकर जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो 2 को मृत घोषित कर दिया गया, एक आज भी अस्पताल में है। ये बात जब उन्होंने बताया और लड़की की माँ ने बताया, पीड़ित की माँ ने बताया कि हमारी बेटी के साथ में बलात्कार भी हुआ है, उसके कपड़े भी फटे थे और उसके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन मेरी बेटी की जब लाश वापस आई है तो हम चाहते थे कि हमारा बेटी का जो भाई है वो सूरत में था, वो आ रहा है, रास्ते में है, कुछ परिवार के लोग बाहर हैं, वो आ जाएं तब उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग और कुछ बीजेपी के दबंग सवर्ण समाज के लोगों ने दबाव बनाया, जबरदस्ती हमारी बेटी को दफना दिया गया। मुझे उम्मीद नहीं है कि हमको न्याय मिलेगा। अभी इतनी चर्चा हो ही रही थी, उसी बीच में बीजेपी के विधायक के एक समर्थक जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो अचानक 50-60 की संख्या में वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके परिवार के लोगों को धमकाना डरवाना शुरू कर दिया और हमारे साथ जो 4 लोग और गए थे उनको खींच करके बाहर लाने लगे, उनके साथ हाथापाई शुरू कर दिए, उनके ऊपर हाथ भी उठाया और इस पर पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ी रही मूर्तदर्शक बन करके, वो देखती रही। बल्कि उन्हीं जो सवर्ण समाज के लोग थे उनको संरक्षण दे रही थी, उनको कुछ नहीं रोक रही थी और हम वहाँ पीड़ित परिवार के लोगों को लगातार धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, पुलिस प्रशासन भी डरा रही थी। और जो लोग आए थे सवर्ण समाज के लोग वो दूसरे गांव के थे, जो मुझे जानकारी अब मिली है कि वो दूसरे गांव से आए थे। लगातार वहाँ पर समाज के लोगों को भयभीत करने की साजिश होती रही। मुझे लगता है कि वो घटना जो हुआ है उस घटना पर पर्दा डालने के लिए परिवार के लोग सही बात ना कर सकें, उनको इसलिए वहाँ पर हंगामा किया गया, लोग वहाँ पर पहुँच ना सकें, परिवार से मिल ना सकें, इसलिए वहाँ पर हंगामा खड़ा किया गया। ये बीजेपी के विधायक और बीजेपी विधायक के समर्थक वहाँ पर जा करके हंगामा खड़ा किया। मैं तो देख रही थी कि जिस वहाँ जो घटना हुई है उस घटना को देख करके मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन उनको न्याय नहीं देगी। इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक उन परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये हमको भी और उन परिवार के लोगों को भी भरोसा सीबीआई पर है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल नहीं है। इसलिए सीबीआई की मैं मांग करती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय उन्नाव की घटना को देखकर, हाथरस की घटना को देखकर, कानपुर की घटना को देखकर, बलरामपुर की घटना को देखकर, गोंडा की घटना को देख करके अनेकों घटनाएं जो निरंतर हो रही हैं, इस घटनाओं को देखते हुए पूरे बहुजन समाज के लोगों को अब एकजुट हो जाना चाहिए। 2022 में बीजेपी की सरकार अगर सत्ता से बाहर नहीं हुई तो हम बहुजन समाज की सुरक्षा बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सबको एकजुट होकर के सबको तैयारी करनी चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि मैं 14 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में बहुजन समाज की मैं पंचायत करने जा रही हूं। पूरे दलित समाज के लोगों को, पूरे बहुजन पिछड़े समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को मैं इकट्ठा करके, मुस्लिम समाज के लोगों को इकट्ठा करके मैं पंचायत करने जा रही हूँ। प्रदेश के प्रत्येक जिलों में मैं पंचायत करूँगी और 2022 में हम बहुजन समाज की सरकार बना करके हम अपने बहुजन समाज की सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए हम सभी लोग तैयारी बना रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 2022 और 2024 अगर नहीं रोक पाए तो हमारे भारत के बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि
आप वर्तमान में कोई पार्टी बना ली हैं, अगर पार्टी बना ली हैं तो एक और सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो प्रदेश की सरकार है उसमें दलित उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या इस सवाल को आप सही मानती हैं? देखिए, मैं कांशीराम बहुजन समाज पार्टी मैंने बनाई है। मैं कांशीराम साहब की विचारधारा पर मैंने पार्टी बनाई है। कांशीराम साहब चाहते थे कि पूरे भारत के बहुजन समाज को एकजुट करके उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुर्सी पर कब्जा करना। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि हम इस देश के हुक्मरान थे और इस देश के हुक्मरान फिर बनेंगे। हमारी तैयारी माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, उसको लेकर मैं चल रही हूँ। निश्चित रूप से 2022 में हम बहुजन समाज की सरकार बनाने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2022 में बहुजन समाज की सरकार बनने के लिए पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है और 14 अप्रैल से मैं यात्रा भी निकलने जा रही हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा करूँगी और बहुजन महापंचायत करके समाज को इकट्ठा करके हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की हमारी पूरी प्लानिंग है। सावित्रीबाई फुले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप देखिए, सावित्रीबाई फुले जी थी, एक बार सांसद रही हैं, एक बार विधायक रही हैं और मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी राय भी रखती हैं, चाहे वह सामाजिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो या राजनीतिक मुद्दा हो। और सबसे अहम यह है कि जो हाशिए का तबका है उसके साथ जो घटनाएं घटती हैं, अगर सरकार संवेदनशील नहीं है, समाज संवेदनशील नहीं है, तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति हो जाती है जो उन्नाव में हुई है। सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अगर डेलीगेट्स, चाहे वह दलित डेलीगेट्स हो या मुस्लिम डेलीगेट्स हो या राजनीतिक डेलीगेट्स हो, अगर वहाँ पर जाते हैं तो उनको जाने देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से एक जो पारदर्शिता है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, वो बातें भी सामने आएंगी और सरकार भी अपना काम करे। और सावित्रीबाई फुले ने सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार को भी इन सब मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।